तो आज हम लोग मंथली मैगजीन करने वाले हैं विजन आईएएस की जनवरी मंथ की। तो इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कल्चर, एथिक्स, स्कीम्स इन द न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ एंड पर्सनैलिटी इन न्यूज़। तो जितने भी टॉपिक्स हमारे बच गए थे उनको बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं। और इसके बाद वाली एक और वीडियो आएगी आपकी मिसलेनियस टॉपिक्स करके, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स बीच बीच में हमारे रह गए थे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ रह रहे हैं, इकोनॉमी के कुछ रह रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, तो हम जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं ना उनको वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो ये हमारे टॉपिक्स हैं कल्चर, एथिक्स, स्कीम्स इन द न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ एंड पर्सनैलिटी इन न्यूज़, इनको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि दी एक मेंटरशिप प्रोग्राम रखो, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पे पूछा भी था, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने येस किया था, तो करेंगे इसको। आज डिस्कस करते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग, तो वो वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड दूसरी चीज़ ये है, नो मैटर आप लोग नेक्स्ट ईयर की प्रेपरेशन कर रहे हो, इस ईयर की कर रहे हो, अगर आप लोग प्री दे के आए हो, मेंस की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हो, 2027 को भी एम कर रहे हो अगर आप लोग, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सिर्फ विजन आईएएस की नहीं, आप जिस मर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट की चाहो उस मर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कर लो। विजन आईएएस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये ना आपका मेंस ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों का जो भी मेंस में जिस तरीके का आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए अपने आंसर राइटिंग को लेके ना, ये उसी तरीके से डिज़ाइन हुआ रहता है, ठीक है। तो हमें ना इससे पढ़ने से दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है हमारी उस, तो जैसे यहाँ आयरन एज इंडिया की, ठीक है, आयरन एज इन इंडिया इस टॉपिक की बात हो रखी है। तो अब इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी हमसे पूछा जा सकता है ना मेंस में, वो उसी सब हेडिंग्स के अंदर आएगा, जैसे इम्पैक्ट ऑफ द आयरन एज या कुछ भी कंक्लूजन, इस तरीके से। तो मेरे पास इनफ कंटेंट रहता है। और दूसरी चीज़ ये, अगर मान लो इस टॉपिक से कुछ नहीं भी आता है, फिर भी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ किसी ना किसी रिपोर्ट की बात हो रखी है, तो वो रिपोर्ट ना मेरे हो सकता है कि कोई और आंसर में लिख रही हूँ, वहाँ एज एन एग्जाम्पल ये रिपोर्ट में डाल सकती हूँ। समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी मतलब विद टाइम प्रैक्टिस के साथ आता है वो, ठीक है। तो वो चीज़ विजन आईएएस काफ़ी अच्छे से मतलब फुलफिल करता है आपकी नीड को। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी, चाहे आप लोग 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो, 2027 का भी क्यों नहीं एम कर रहे हो, बट आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन एक हैबिट बनाना चाहिए इसको करने का। समझ में आ गया? और प्लस अगर मैं इसको एग्ज़ाम टाइम के लिए छोड़ती रहूँगी ना कि एंड में करेंगे, ट्रस्ट मी, मतलब वो कभी नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अपनी प्रेपरेशन में किसी भी सब्जेक्ट को टालना नहीं है, बल्कि जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है, मतलब मैं एक चीज़ बोलूँ, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है और इम्पॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है। क्लियर है ये चीज़? जिस चीज़ को लेके मेरा मन नहीं मान रहा है, जैसे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स मेरा मन नहीं कर रहा है डेली टाइम देने का, तो इसका उल्टा करना है, यानी कि मुझे उसमें डेली टाइम देना ही देना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो ना, हमें क्या, हमारा एम क्या होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके? हमारा एम होना चाहिए मैं जितना उस सब्जेक्ट में इनपुट दे रही हूँ, क्या मुझे उतना आउटपुट मिलेगा उस चीज़ से, ठीक है। मान लो कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से, अब मैं उस 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए उस टॉपिक को, जो कि शायद 30 से 40 पेज का टॉपिक है, उसको मैं पढ़े जा रही हूँ। क्यों पढ़ रही हूँ? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लाइक सीरियसली नहीं, बल्कि उसके बदले जैसे मेरा फॉर एग्जांपल पॉलिटी है लक्ष्मीकांत से, मैं उसको रिवाइज कर लूँ, क्योंकि उससे 10 क्वेश्चन तो पक्के हैं ना आएंगे, तो मेरे 20 मार्क्स तो बन रहे हैं ना। तो इसी तरीके से आप जहाँ इनपुट दे रहे हो, आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स कर रहे हो, यहाँ आप इनपुट दे रहे हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आती रहेंगी। समझ में आ गया? तो वही मेरा एम ही यही है कि मैं इसको इतना सिंप्लीफाई करके समझा दूँ कि आप लोगों के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। वो चीज़ अगर समझ में आ गई तो वो अपने आप लर्न हो जाएगी। समझ में आ गया? अपने आप वो चीज़ प्रैक्टिस में फिर मेरे आती रहेगी। तो ये मेरा एम है। तो बहुत मैंने बातें कर ली, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है कल्चर, आयरन एज इन इंडिया। तो अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको वैदिक कल्चर के बारे में बताया था, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आयरन की डिस्कवरी है ना वो लेटर वैदिक पीरियड में हुई है। स्पेसिफिकली अगर बताऊँ तो 1000 BC के दौरान हमारी आयरन की डिस्कवरी जो है वो माना जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अभी चैलेंज की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। एक नई स्टडी सामने आई है, जिस स्टडी के अकॉर्डिंग आयरन एज इंडिया में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु में काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था, कुछ अराउंड 3345 BCE के दौरान। समझ में आ गया? तो वो कौन सी स्टडी है? तो एक नई रिपोर्ट आई है, एंटीक्विटी ऑफ आयरन, रीसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट ये बोलती है, मतलब ये रिपोर्ट चैलेंज कर रही है कि हमारे पास ना ये
प्रूव्स हैं ये दिखाने के लिए कि आयरन की डिस्कवरी ना इंडिया में हुई है काफ़ी पहले 3345 BCE के दौरान, ना कि जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि टर्की में हुई है आयरन की डिस्कवरी, हितायत एम्पायर ने की है। तो अभी तक हम लोग ये मानते ही आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये रिपोर्ट उसी बिलीफ को चैलेंज कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आयरन की डिस्कवरी जो है ना, आयरन एज जो है ना स्पेसिफिकली इंडिया में तमिलनाडु में बहुत पहले ही शुरू हो गया था। अब इसके एविडेंसेस पहले बात करते हैं, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ASI एंड यूनिवर्सिटीज़। इस रिपोर्ट को इन्होंने रिलीज़ किया है, ठीक है। अब ये आपकी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे एग्जैक्टिवेशन करके हमको ये चीज़ें कुछ चीज़ें मिली है जिनसे हमको ये चीज़ पता लगी है कि तमिलनाडु में आयरन जो था ना वो इसी टाइम से जाना जाता था। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको ना इनके बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं पूछेगा यूपीएससी बिल्कुल भी कि ये जो है आयरन की डिस्कवरी तमिलनाडु में इन जगहों में से किस जगह पे हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि क्या करेगा, क्योंकि अब ये जो जगह है ना ये आपकी न्यूज़ में बनी हुई है, तो आपको ना इनसे हो सकता है पूछ ले, कोई एक भी प्लेस उठा के अगर दे देगा यूपीएससी, नाम दे देगा, फिर बोलेगा बताओ कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये रीजन। समझ में आ गया। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तो इस वजह से ये आपका प्री का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है आयरन एज इन इंडिया न्यू फाइंडिंग्स। तो देखो अभी तक हम लोग ये मानते थे पहले कि आयरन एज जो है ना वो फर्स्ट मिलेनियम BCE से शुरू हुआ है। फर्स्ट मिलेनियम BCE मतलब कि 1000 BCE से लेकर 1 BCE तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ योर 1 मिलेनियम BCE। फिर उसके बाद हमको कुछ राजस्थान एंड यूपी में कुछ चीज़ें हमको मिली जिनसे हमको लगने लगा कि नहीं फर्स्ट मिलेनियम BCE नहीं बल्कि आयरन एज सेकेंड मिलेनियम BCE से शुरू हुआ था। सेकेंड मिलेनियम BCE आपका 2000 BCE से लेके 1001 BCE तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन अब जो हमको तमिलनाडु से जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उनसे हमको लग रहा है कि हो सकता है आयरन एज ना थर्ड मिलेनियम BCE मतलब मिड थर्ड मिलेनियम BCE से शुरू हो गया हो, ठीक है। थर्ड मिलेनियम BCE मतलब 3000 BCE से लेकर 2001 BCE तक का टाइम पीरियड। क्लियर है ये चीज़। तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि मिड थर्ड मिलेनियम BCE से आयरन एज जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। अब हमको पता है कि कोई भी अगर हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सामान का एज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये सामान एग्जैक्टली कितना पुराना है, ठीक है, ये जानने के लिए। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है डेटिंग टेक्निक्स यूज इन स्टडी। तो इस रिसर्च में कौन सी डेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रखा है, एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियो कार्बन एंड ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। तो इन चीज़ों का यूज़ हुआ है, इन डेटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिला है ना उसकी एज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब इस रिपोर्ट से हमको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, पहली चीज़ ये हमको पता चली है कि तमिलनाडु का आयरन एज ग्लोबली सबसे पुराना है, ठीक है। उसके बाद सिवागलाई, ये वो साइट्स हैं जैसे सिवागलाई हो गया, मैलाडंपराई हो गया, किला मंडी हो गया, ये आपके यही रीजन्स हैं, ठीक है। इनसे हमको क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, तो सिवागलाई यहाँ से हमको जो भी आयरन से जुड़े जो भी निशान मिले हैं ना वो निशान 3345 से लेकर 2953 BCE के हैं, जिसमें से एक आपका बरियल अर्न सैंपल भी मिला है जो कि आपका 1155 BCE का है, और ये ग्लोबली आयरन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला रिकॉर्डेड सबूत बनता है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद है हमारे पास मैलाडंपराई, यहाँ से हमको आयरन सैंपल्स मिले हैं जो कि 2172 BCE के हैं। इसके बाद किला मंडी, हमको यहाँ से क्या मिला है, तो किला मंडी तमिलनाडु में सबसे पहले डेट किया गया सैग्रोफेगस बरियल, यानी कि एक खास तरीके का बरियल है, वो यहाँ से हमको मिला है जो कि 1692 BCE का है, ठीक है। ये तमिलनाडु में एक अलग ही तरीके का और सबसे पुराना बरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। इसके बाद एडवांस मेटलर्जी रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन कॉग्निटिव एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो भी हम लोग एडवांस मेटलर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाते हैं ना वो ये दिखाता है कि इंसान ने टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। समझ में आ गया। तो शुरुआत में इंडियन मेटलर्जी की सोफिस्टिकेशन हमको कहाँ मिली थी, कोडुमंडलम में, छेटीपलायम में, पेरुनगलूर में। तो इन साइट्स पर हमको मिली थी 3 अलग अलग तरीके की आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस, ठीक है। तो इनसे हमें साफ दिखता है कि ये फर्नेसेस जो है ना आपका 1300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अचीव कर सकती है, जो स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए ज़रूरी एडवांस पायरो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद कॉपर एंड आयरन एज वर कंटेम्पोरेनियस, यानी कि कॉपर और आयरन एज साथ साथ थे। तो ये आपका कह रहा है कि जब जो विंध्यास माउंटेन रेंज है ना, तो विंध्यास के नॉर्थ में हमको कल्चरल
जोन्स कॉपर एज हमको दिखता है, और उसके बाद विंध्यास के साउथ में हमको आयरन के ओर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी दिखता है। तो इसके कारण हो सकता है कॉपर और आयरन एज जो है ना एक साथ ही शुरू हो गया हो, ठीक है। तो ये बात करता है। इसके बाद यहाँ देखते हैं डू यू नो। तो ये डू यू नो आपका कह रहा है कि कॉपर को ना लगभग आपका 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है स्मेल्ट होने के लिए, ठीक है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस में ही आपका स्मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जबकि आयरन आपका 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको टेम्परेचर चाहिए होता है स्मेल्टिंग के लिए। समझ में आ गया? तो आयरन आपका थोड़ा देर से स्मेल्ट होता है कॉपर के कंपैरिजन में। इसके बाद बात करते हैं आयरन एज इन इंडिया। अब तो इंडिया में आयरन एज कब से शुरू हुआ है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो हम लोग मानते हैं कि वो ब्रॉन्ज एज था। हमें काफ़ी सारे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स देखने को मिले, सब कुछ मिला, लेकिन हमको आयरन का कोई एविडेंस नहीं मिला उस टाइम में, ठीक है। लेकिन उसके बाद के जितने हैं ये अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उसके बाद की और भी जो सिविलाइजेशंस हैं वो सारी आयरन एज को बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ प्रूफ यहाँ पे दे रखे हैं एंटिक्विटी ऑफ आयरन। तो पहला है ऋग वैदिक पीपल वर अनफेमिलियर विद आयरन एज। तो आपको पता है वैदिक पीरियड जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों ने अभी शायद पढ़ा ना हो एंशिएंट हिस्ट्री या कुछ भी, तो आपका स्टैटिक का पार्ट है ये सारा। तो ऋग वैदिक पीरियड जो है ना वहाँ हमें कोई ऐसा एविडेंस खास मिला नहीं जो कि ये प्रूफ करता है कि ये लोग आयरन के बारे में फेमिलियर थे, ठीक है। लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर और अर्थशास्त्र से हमको ये आयरन के बारे में पता चला है, क्योंकि वहाँ पे आयरन का मेंशन हो रखा है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में, अर्थशास्त्र में आयरन के काम को लेकर यानी कि आयरन स्मिथिंग को लेकर चीज़ें मेंशन है, जिक्र है उनका। फिर इसके बाद अहर चालकोलिथिक पीरियड जो आपका 2500 से लेकर 1700 BC तक है, वहाँ पे हमको कुछ अर्ली आयरन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं। तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों टाइम के जो लोग थे ना वो लोग आयरन के बारे में अवेयर थे। अब की एविडेंसेस ऑफ आयरन एज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हमको आयरन एज से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हमको क्या मिला है? तो नॉर्थ इंडिया में हमको कुछ पॉटरी देखने को मिली है जो कि है पेंटेड ग्रे वेयर एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये दो तरीके की खास पॉटरी है जो हमको देखने को मिली है, जिससे हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में हो सकता है आयरन एज इस टाइम तक शुरू हो गया हो। तो जब हम लोगों ने पेंटेड ग्रे वेयर इसकी डेटिंग पता की तो हमको पता लगा 800 से लेकर 400 BC तक का है ये, जो आपका घाघर हाकरा रिवर के पास राजस्थान में मिला एंड गंगा यमुना डिवाइड पे भी मिला। तो ये यूज मेनली फॉर वेपन्स। इनका यूज़ किस लिए किया जाता था? वेपन्स के लिए किया जाता था। फिर आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यही वाला, ये आपका 600 से लेके 100 BC तक का माना जाता है। कोइंसाइड्स विद द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 600 BC से लेके 300 CE तक का। आयरन यूज एक्सपैंडेड फॉर स्पेशलाइज्ड पर्पसेस, ठीक है। इसके बाद आयरन एज इन साउथ। तो आयरन एज इन साउथ ये हमको ना मतलब पेनिनसुलर रीजन में आयरन एज हम लोगों को मेनली मेगालिथिक यहाँ पीरियड से देखने को मिलता है साउथ में। तो मेगालिथिक कल्चर आपका 1000 से लेकर 100 BC तक का था, एसोसिएटेड विद हैबिटेशन साइट्स। ये कुछ की साइट्स के नाम है, ये आपको पता होने चाहिए। आयरन का यूज़ किस लिए करते थे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फायर कंट्रोल फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन। समझ में आ गया? इसके बाद है आयरन एज इन अदर रीजन्स। तो सेंट्रल इंडिया, मालवा, ये वो साइट्स है जहाँ पे हमको कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले। फिर मिडिल एंड लोअर गंगा वैली में भी हमको कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले, ये वो साइट्स हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि आयरन जो है ना थ्रू आउट द इंडिया यूज़ होता था, नॉर्थ साउथ सेंट्रल इंडिया हर जगह, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आयरन एज के आने के बाद क्या चीज़ें चेंज हुई? तो पहले तो टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब हमें टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली। पहला है मेटलर्जिकल एडवांसमेंट। तो हमने ना काफ़ी अच्छे टूल्स बनाने लग गए थे आयरन की हेल्प से, जिससे हमें एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने लग गई थी, वॉरफेयर में, क्राफ्टमैनशिप में। इसके बाद अर्बनाइजेशन लेड टू इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। आयरन के आने से क्या हुआ था? इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था, जिसमें गंगा वैली में शहरों का विकास आपका होने लग गया था, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट होने लग गया था, टाउन डेवलपमेंट होने लग गया था। फिर एग्रीकल्चर की बात करूँ तो आयरन टूल्स आ गए थे, होज, प्लग शेयर्स। तो इससे ना हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई थी। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। फिर इसके बाद पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूँ, राइज ऑफ महाजनपदास, यानी कि हम लोग काफ़ी अच्छा फूड प्रोडक्शन करने लग गए थे, और काफ़ी अच्छा फूड प्रोडक्शन होने की वजह से काफ़ी सारे जो राजा थे ना वो काफ़ी सक्सेसफुल किंगडम चला पा रहे थे, ठीक है। तो लार्ज किंगडम्स का डेवलपमेंट हो रहा था। इसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात अगर मैं करूँ तो दिल्ली आयरन पिलर 4th सेंचुरी सी, एडवांस रस्ट रेजिस्टेंट मेटलर्जी का बेहतरीन आपका एग्जाम्पल है। इसका समझ में आ रहा है? वही आपका बात यहाँ पे ये कह रहा है। फिर आपका वॉरफेयर रिवॉल्यूशन, आयरन के वेपन्स मिलने लग गए, आर्मर्स बनने लगे, चैरियट्स बनने लगे, जिन्होंने मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, ठीक है। पहले कहाँ लोग तीर और
और वो बो एंड एरो लेके जाते थे, अब आयरन के टूल्स आ गए तो वेपन्स बनाना ईजी हो गया, तो जिससे हमारी वॉर की पूरी स्ट्रैटेजी टेक्निक सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो गॉर्डन चाइल्ड्स इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क डिवाइडेड ह्यूमन हिस्ट्री इनटू पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एंड आयरन एजेस। तो गॉर्डन चाइल्ड का इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क जिसने हमारे पूरी हिस्ट्री को ना पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज में बांटा है, और उसे काफ़ी समय तक हम लोगों ने डेफिनेट ही माना है। अभी तक भी हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो इतना सीधा नहीं है जितना सीधा ये हमें दिखाता है कि यहाँ से यहाँ तक पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक आ गया, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा होगा कि हमारा जो हिस्ट्री है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें टाइमलाइंस ना आपस में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करती हैं। हो सकता है कॉपर एज, हमने वो देखा कि कॉपर एज इधर से स्टार्ट हो चुका था, हो सकता है उसी के साइमल्टेनियस हमें आयरन एज भी देखने को मिल जाए। जो भी हमने विंध्यास माउंटेन वाला एग्जाम्पल लिया था कि नॉर्थ में हमको कॉपर का देखने को मिला, साउथ में उसके हमको आयरन ओर देखने को मिला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफिनाइट नहीं है, समझ में आ रहा है, टाइमलाइंस ओवरलैप करती हैं। लेकिन इस रिजिड क्लासिफिकेशन की वजह से ना हम लोगों ने कभी उसको उतना डीपली कनेक्ट करके देखा नहीं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है और ये एक्यूरेट भी नहीं है। हो सकता है कि टाइमलाइंस आपस में ओवरलैप करते हो। ठीक है, तो यही आपका कह रहा है। इसके बाद है हमारे पास जोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग। तो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक टारगेट रखा है कि उनको ना 2030 तक कम से कम 10,000 GI टैग्स देने हैं प्रोडक्ट्स को। अब GI टैग्स क्या होते हैं? तो GI टैग्स ना आपके खास तरीके के लेबल या फिर एक तरीके का सिग्नेचर होता है जो कि उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी खास जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, और उनकी क्वालिटी या उनकी उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी या रेप्यूटेशन जो है ना उसी एरिया की वजह से होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का निशान, साइन, लेबल, कुछ भी मान लो, ये वो है उन प्रोडक्ट्स पर इस्तेमाल होता है जिन पर एक खास जोग्राफिकल ओरिजिन होता है और उनकी क्वालिटीज़ या रेप्यूटेशन उसी ओरिजिन की वजह से होती है। समझ में आ गया? मतलब अगर आपको मैं सिंपली समझाऊं तो सोचो कि अगर कोई चीज़ सिर्फ एक खास जगह पर ही बनती है और उस जगह की मिट्टी, पानी या लोगों की खास स्किल की वजह से वो इतनी यूनिक और अच्छी होती है, तो GI टैग उस चीज़ को लीगल प्रोटेक्शन देता है। जैसे एक ब्रांड नेम होता है, लेकिन ये ब्रांड किसी एक कंपनी का नहीं बल्कि उस पूरे एरिया का होता है जहाँ वो प्रोडक्ट बनता है आपका। समझ में आ गया? अब देखो, अब तो ऐसा हो गया है कि आपको कोई चीज़ है, अगर वो सपोज़ गुजरात में मिलती है, उसको GI टैग मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे इंडिया में या ग्लोबली कहीं और हमको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा, अब लोग हैं बना ही लेते हैं। लेकिन हमने GI टैग दे दिया, तो GI टैग का मतलब ये है कि भले ये प्रोडक्ट आपको बिहार में भी मिल जा रहा है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ है तो यानी कि वो प्रोडक्ट जो है ना, किसी जैसे गुजरात से उसको GI टैग मिला है तो वो प्रोडक्ट गुजरात को बिलोंग करता है, गुजरात का है, ये ऐसी चीज़। समझ में आ गया? तो वो स्पेशल तरीके की हम लोग मान्यता दे देते हैं उस प्रोडक्ट को। समझ में आ गया? जिससे उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसकी आइडेंटिटी यूनिक ही रहती है, तो हमको लॉन्ग टर्म में भी ये पता ही रहेगा कि ये GI टैग इस प्रोडक्ट को मिला हुआ है, ये प्रोडक्ट गुजरात का है, ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, और एक बार GI टैग जो मिलता है आपका वो 10 साल तक वैलिड रहता है, फिर उसको वापस आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद देखो, जो फर्स्ट GI टैग था ना वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-2005 में, और करेंटली अभी टिल जुलाई 2024 हमारे पास 605 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग्स मिले हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे बासमती राइस है उसको भी GI टैग मिला हुआ है, अल्फोंसो मैंगो है जो कि महाराष्ट्र का है उसको GI टैग मिला हुआ है, नागपुर ऑरेंज जो कि महाराष्ट्र का है तो उसको GI टैग मिला हुआ है, कश्मीर का जो सैफरन होता है उसको GI टैग मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो GI टैग देते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की ना मतलब वो आइडेंटिटी सेफ रहती है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब एप्लीकेशंस यानी कि किस पर लगता है GI टैग, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे लग सकता है, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे लग सकता है, और एनी गुड्स और हैंडीक्राफ्ट्स और ऑफ इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स फूड स्टफ, तो इन चीज़ों पर भी आपका GI टैग जो है वो लग सकता है। क्लियर है ये चीज़? अब प्रोटेक्शन, अब मैंने आपको बताया कि GI टैगिंग से ना प्रोड्यूसर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है और ये दूसरों को प्रोडक्ट का नाम बिना परमिशन लेने के इस्तेमाल से रोकता है, तो ये हमें फ़ायदा मिलता है। मान लो अगर किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिल गया है तो कोई और कंपनी या कोई और इंसान उस नाम का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है, भले ही वो उसकी कॉपी क्यों नहीं बना रहे हैं वो लोग। समझ में आ गया? इससे असली प्रोड्यूसर्स का जो राइट होता है वो सिक्योर रहता है, तो ये फ़ायदा होता है GI टैग का। समझ में आ गया? उसके बाद उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग स्टेट इन हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय तमिलनाडु। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या पता वन टाइम पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये 600 जो 5 चीज़ें हैं ना, इनके बारे में ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फर्दर ऑन। बट अब आप बोलोगे दी क्या ये मुझे याद करना पड़ेगा, तो लेट मी टेल यू दिस थिंग। यूपीएससी 2023 तक पूछता था, ठीक है, जीआई टैग रिलेटेड। अभी भी एक आध क्वेश्चन शायद दिख जाए आपको, तो वही बात है कि इनपुट कितना दे रहे हैं उसके बदले आउटपुट हमको कितना मिल रहा है, ठीक है। इसको डेली डेली एक बार पढ़ लो, लेकिन मुश्किल है कि यूपीएससी कोई जीआई टैग रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछेगा। बट आप चांस ले नहीं सकते हो, क्योंकि यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है यूपीएससी का, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। इस वजह से अपनी तरफ से 100% रखो, एक बार चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अब प्रोसेस क्या है इसको वो करने का, जीआई टैग को रेगुलेट कौन करता है। तो पहले ग्लोबल फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ तो कवर्ड एज एलिमेंट ऑफ आईपीआर अंडर पेरिस कन्वेंशन 1883 फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, यानी कि दुनिया भर में जीआई टैग्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक हिस्सा माना जाता है, आईपीआर का एक हिस्सा माना जाता है। और इसके लिए कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जैसे कि पेरिस कन्वेंशन आपका 1883 है फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, तो इस अग्रीमेंट में आईपीआर के एक एलिमेंट के रूप में जीआई टैग्स को कवर किया गया है। मतलब कि ये एक आपका पुराना और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तरीका है जिससे आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्लोबली। तो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर, यानी कि ट्रिप्स अग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स अग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो आईपीआर जैसे कि कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, उनको रेगुलेट करता है, और जीआई टैग्स भी इसके अंदर आते हैं। तो इससे ये इंश्योर होता है कि मेंबर कंट्रीज़ अपने अपने देश में जीआई टैग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाएं। तो इसके तहत ये ग्लोबल हो गया। अब इंडिया की बात करें, इंडियन फ्रेमवर्क की, तो इंडिया में जीआई टैग्स के लिए अपना खास कानून है, जैसे कि जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 एनफोर्स्ड इन 2003। तो ये जो है ना, ये इंडिया का वो मेन लॉ है जो जीआई टैग्स के रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन से डील करता है, और इसको हम लोगों ने 2003 में इम्प्लीमेंट किया था, एनफोर्स किया था, लागू किया था। ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 10 साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा एक बार जीआई टैग आपको मिल गया तो। रजिस्ट्रार ऑफ जीआई, तो एक सेकेंड, रजिस्ट्री लोकेशन चेन्नई में इसका रजिस्ट्री होता है। देन रजिस्ट्रार ऑफ जीआई, इसके रजिस्ट्रार कौन होते हैं, जीआई टैग के कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। एंड नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया कुछ स्टेट्स, और उस स्टेट में जो भी जीआई टैग्स मिले हैं वो जीआई टैग्स प्रोडक्ट यहाँ पे पढ़ लेना आप लोग एक बार। इसके बाद है चैलेंजेस ऑफ जीआई टैग्स इन इंडिया। अब इंडिया में जीआई टैग्स को लेके क्या चैलेंजेस हैं। पहला है लो रजिस्ट्रेशन रेट। तो अभी भी ना आपका इंडिया में जीआई टैग्स की जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो बहुत ही कम है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो इंडिया अभी भी काफ़ी पीछे है चाइना, जर्मनी, हंगरी, इनसे। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे जीआई टैग्स प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 609 ही हैं। समझ में आ रहा है। तो ये है, तो अभी भी हमें बहुत सारे यूनिक इंडियन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग हमें नहीं मिला है, तो हमें देने की ज़रूरत है। तो ये कौन बताता है, वर्ल्ड आईपी इंडिकेटर्स 2024 के हिसाब से इंडिया जो है इन कंट्रीज़ से अभी काफ़ी पीछे है। देन हमारे पास रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि कुछ स्टेट्स ने बहुत सारी जीआई रजिस्ट्रेशन करवा ली हैं, जबकि कुछ स्टेट्स अभी भी इसमें पीछे रह गए हैं। जैसे कि आपका इसमें बता रखा है कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनके पास ज़्यादा जीआई टैग्स है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जबकि आपका झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका जो जीआई टैग्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इससे हर रीजन के यूनिक प्रोडक्ट्स को बराबर पहचान जो है वो नहीं मिल रही है, ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिर आपका जीआई वॉल्यूशंस, तो जो भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके डुप्लीकेट वर्जन्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे कि बनारसी सिल्क है, इसमें ना हमें इसको जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन इसकी नकल सूरत जैसे काफ़ी सारे शहरों में किया जाता है जहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई जाती है। तो इससे जो असली प्रोड्यूसर है ना, उनको नुकसान है, और कंज्यूमर भी धोखा खा के ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, तो अभी भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, आर्टिसंस को जीआई टैग्स के बारे में पता ही नहीं है, जीआई टैग्स के प्रॉफिट्स के बारे में अभी भी पता ही नहीं होता उनको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपका दे रखा है, कागा राइस, अ सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी फ्रॉम कोस्टल रीजन्स ऑफ कर्नाटका रिमेन्स अंडर रिकॉग्नाइज। कागा राइस जो कर्नाटका के कोस्टल रीजन की एक सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी है, उसे अभी भी उतनी पहचान नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर्स जीआई बेनिफिट्स के बारे में अभी भी जानते नहीं हैं, ठीक है। फिर है आपका जोग्राफिकल डिस्प्यूट्स, तो कई बार एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग रीजन्स दावा करते हैं कि ये हमारे स्टेट का है, ये हमारे स्टेट का है। समझ में आ रहा है।
जैसे बासमती राइस के ओनरशिप की बात अगर मैं करूँ तो उसके ओनरशिप को लेकर ना इंडिया के अलग अलग रीजन्स और पाकिस्तान के बीच भी काफ़ी सारे दावे चलते रहते हैं कि हमारे यहाँ का है, इससे ये हमारे यहाँ का है। तो इससे GI टैग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा देरी और कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। फिर आपका पोस्ट रजिस्ट्रेशन इश्यूज़, GI टैग मिलने के बाद भी प्रोड्यूसर्स को कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन क्या होती है और ऑथराइज यूज़र स्टेटस कैसे क्लेम किया जाता है। तो इसके बारे में अक्सर फार्मर्स को पूरी जानकारी नहीं होती है, उन्हें GI प्रोसेसेस के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती है, जिसके कारण वो उनको जो GI टैग मिला है ना उसका वो लोग पूरा प्रॉफिट नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिर इसके बाद इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन GI टैग्स इन इंडिया, इसके अलावा भी हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिससे GI टैग्स को और ज़्यादा हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जैसे कि GI लोगो एंड टैगलाइन। GI प्रोडक्ट्स के लिए एक खास लोगो और टैगलाइन बनाई गई है। तो ये टैगलाइन ना और लोगो इंडिया के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की स्पिरिट को दर्शाता है, उनके प्रोडक्ट्स की पहचान अलग से आपको दिखा देगा कि इस प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, फिर है प्रमोटिंग GI एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो हमारा ये है अपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये GI प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है यानी कि आसान करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है नागा मिर्चा जो कि आपका नागालैंड का है और ब्लैक राइस जो कि आपका मणिपुर का है, इसको हम लोग UK भेजते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका असम लेमन है जो कि आपका इटली जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके ये बॉडी जो है काम करती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इससे इंडियन GI प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में पहचान मिलती है, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रमोट्स 1 की प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस इनिशिएटिव से का जो मकसद था वो ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक खास प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब DEH इनिशिएटिव के अंडर आइडेंटिफाई किया जाता है और इसमें GI टैग प्रोडक्ट्स को खास प्रेफरेंस दी जाती है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा मिलता है, जिसमें आपके GI प्रोडक्ट्स भी शामिल रहते हैं। ठीक है, फिर आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ये ना जो आपका ONDC है ना, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो GI टैग प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया और ग्लोबली बायर से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने GI प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट तक पहुंचा सकते हैं बिना बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड हुए। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद वे फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इंडिया GI टैग सिस्टम, यानी कि इंडिया के GI टैग सिस्टम को और हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, यानी कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को एक्सप्लिसिटली यानी कि साफ और एकदम क्लियर तरीके से GI सर्टिफाइड गुड्स को हाईलाइट करना चाहिए ताकि आर्टिसंस हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, वो लोग GI बेनिफिट्स को पहचान सके और अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवा सकें। ठीक है, तो यही है आपका। फिर हमारा स्ट्रेंथनिंग पोस्ट रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, यानी कि प्रोड्यूसर्स को डिफाइन करने और ऑथराइज यूजर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्लियर क्राइटेरिया बनाना चाहिए हमको, ताकि GI टैग मिलने के बाद प्रोड्यूसर्स को कोई मुश्किल ना हो और वो अपने राइट्स को सही इस्तेमाल कर सके। समझ में आ गया। इसके बाद सपोर्ट फॉर पुअर प्रोड्यूसर्स, तो जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे आर्टिसंस हैं, उनको एक्सपोर्ट सब्सिडीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो ग्लोबल लेवल पर बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर सके। फाइनेंशियल सपोर्ट हमें उन्हें देना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एंट्री उनको ईजिली मिल सके। ठीक है, अब इसके बाद है रिजॉल्विंग स्टेट डिस्प्यूट्स, यानी कि स्टेट्स को GI क्लेम्स पर आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात हो रखी है कोल्हापुरी चप्पल्स की, तो कोल्हापुरी चप्पल्स को कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स के लिए GI टैग मिला क्योंकि दोनों जगह इसकी बहुत डिमांड थी। ठीक है, और ये कोलैबोरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप आपस में लड़ने के बजाय, आपस में कोई डिस्प्यूट क्रिएट करने के बजाय आपस में कोलैबोरेट कर लो। ठीक है, इसके बाद है कंजर्वेशन सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि GI प्रोडक्ट्स खासकर जो एग्रीकल्चरल या नेचुरल हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज के असर से बचाने के लिए अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कन्याकुमारी मट्टी बनाना एंड कश्मीर सैफरॉन, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो खास मौसम और ज्योग्राफी पर डिपेंड करते हैं। उन्हें बदलते क्लाइमेट से बचाने के लिए खास प्लान्स बनाने होंगे। ठीक है, तो ये सारी ये वे फॉरवर्ड था। तो इसके बाद है हमारे पास न्यूज़ इन शॉर्ट। तो इसमें पहला है डिसाइफरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। तो आप लोगों ने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ आपको।
तो हमें ना हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, यहाँ से काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स मिली है जिन पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है, जो हम लोग आज तक डिकोड नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली ये लिखा क्या हुआ है। समझ रहे हो बात? तो ये उसी चीज़ के रिगार्डिंग ये बात करता है कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने $1 मिलियन का प्राइज़ रखा है उन एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, जो उनकी लैंग्वेज थी, उनको सुलझा सकती हैं, उनको रीड कर सकती हैं अगर, तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इंडस वैली स्क्रिप्ट्स के बारे में थोड़ा सा। तो 60 एग्जीक्यूशन साइट से हमको कुछ 3500 स्पेसिमेंट्स मिले हैं अभी तक जो हमने रखे हुए हैं, जिसमें हमारे स्टैम्प्स हैं, सील्स हैं, कुछ पॉटरीज हैं, और इनमें जो चीज़ लिखी हुई है ना उसको हम लोग अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। ये एक अननोन राइटिंग सिस्टम है और इसके इंस्क्रिप्शंस बहुत छोटे हैं, एवरेज 5 साइन से ज़्यादा नहीं है, जनरली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, या फिर कुछ लंबे लंबे टेक्स्ट हैं जो कि आपकी बूस्टोफीडिंग स्टाइल में। बूस्टोफीडिंग स्टाइल मतलब कि यहाँ से ऐसे लिखा जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे लिखा जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। समझ लो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है आपकी स्क्रिप्ट तक, फिर नेक्स्ट लाइन आपकी सर्वाइव यहीं से शुरू हो रही है, तो वो यहाँ से ना शुरू होगी, वो यहाँ से शुरू होगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके की स्टाइल में लिखा गया है, या फिर राइट स्टाइल में लिखा गया है। काफ़ी पिक्टोग्राफिक साइंस यूज़ हुए हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स के मोटिव्स हैं, एक खास तरीके का यूनिकॉर्न का सिंबल भी यूज़ हुआ है, और ये सील्स हो गए, आप कॉपर और ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स हो गए, आपके पेंटिंग्स हो गई, उनकी अलग अलग मटेरियल्स हो गए, जैसे टेराकोटा हो गया, स्टोन हो गया, मेटल्स हो गया, उनका यूज़ करके बनी हुई है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट्स को सुलझाने से इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक प्रैक्टिसेस के बारे में हमको पता लग जाएगा कि उनके आपस में किस तरीके के रिश्ते थे, और उनकी बाकी की इंटरेक्शंस किसी और सिविलाइजेशंस के साथ अगर थी तो हमें वो पता लग जाएगा। साथ ही इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज जो थी वो द्रविडियन है या फिर इंडो यूरोपियन फैमिली से कनेक्टेड है, कैसे हैं, इस चीज़ के बारे में भी हमको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ठीक है, बस यही बात कह रहा है ये। इसके बाद अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज के बारे में डिस्कवरी किसने की थी? जॉन मार्शल ने 1924 में की थी। और ये कुछ मेजर साइट्स हैं, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन एक्सेट्रा। इनके बारे में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे। इन केस पढ़ना चाहते हो तो एंशिएंट हिस्ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो यही है आपके हिस्टोरिकल, हमें ये पता लग जाएगा कि किस तरीके का रिलेशनशिप था उनका। अब हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना, वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो वो लोग ना ट्रेड भी करते थे बाकी सिविलाइजेशंस के साथ। अब वो ट्रेड वो लोग सील्स का यूज़ करके करते थे, तो उन सील्स पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज वो लोग बोला करते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी, कनेक्शंस हमको पता लग जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये भी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो हाल ही में राखीगढ़ी, जो कि आपका हरियाणा में है, एक हड़प्पन साइट है, उसमें ना हमें 5000 ईयर्स पुराना वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स हमको मिला है, जो अभी ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन में है। अभी उसमें जांच पड़ताल, खुदाई वगैरह चली रही है। तो ये जो है ना, ये एक वाटर स्टोरेज एरिया हमको मिला है जिसकी गहराई कुछ 3.5 से लेके 4 फीट तक की है। समझ में आ रहा है? वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इसके अलावा हमको एक ड्राइड रिवर के बारे में पता लगा है। ड्राइड रिवर बेड ऑफ चौतंग और दृशावती रिवर वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड। ठीक है, अब वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो काफ़ी एडवांस थी। पहला है इलेबोरेट ड्रेनेज। तो बड़े शहरों में घरों से पब्लिक ड्रेन्स तक जुड़े हुए अंडरग्राउंड ड्रेन्स थे जो बिल्कुल ठीक से लगाए हुए थे, और वो ईंट से बने हुए थे, ब्रिक से बने हुए थे। ठीक है, देन हमारे पास स्मॉल बर्न्स। तो लोथल गुजरात में लोकल लोगों ने रेन वाटर को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे बर्न्स बनाए थे जो इरिगेशन और पीने के पानी के लिए यूज़ किया करते थे वो लोग। फिर डॉकयार्ड की बात करूँ, जो कि लोथल में साबरमती रिवर के पास एक रिमार्केबल स्ट्रक्चर मिला है जिसमें पानी के इनलेट और आउटलेट के लिए चैनल्स बनाए गए हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। फिर है चैनल्स एंड रिजर्वायर्स। तो धोलावीरा गुजरात में पूरे पत्थर से बने चैनल्स और रिजर्वायर्स थे जो बारिश के तेज़ पानी को स्टोर करने या आसपास की छोटी नदियों से पानी डाइवर्ट करने के लिए थे। ये एडवांस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिखाता है। ठीक है, फिर टैंक्स एंड वेल्स की अगर बात करूँ तो मोहनजोदारो में रेन वाटर को टैंक्स में इकट्ठा किया जाता था और एक एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू हर घर के कुएं तक वो पहुंचाया जाता था। ग्रेट बात, मोहनजोदारो का एक बहुत बड़ा टैंक था जो ईंटों से ही बना हुआ था, शायद रिलीजियस फंक्शंस के दौरान मास बेदिंग के लिए था, जो एंशिएंट बड़े वाटर टैंक्स का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। क्लियर है ये चीज़? फिर यहाँ पे आपका दिखा रखा है एक अबाउट राखीगढ़ी के बारे में बता रखा है। तो राखीगढ़ी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़े शहरों में से एक था, जो कि आपका हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड था ऑन द घाघर
एंड हाकरा रिवर प्लेन यहाँ पर सिचुएटेड था ये, ठीक है। की फाइंडिंग्स यहाँ से हमको क्या मिला है, तो यहाँ हमें कई आर्कियोलॉजिकल माउंट्स, स्केलेटल रिमेन्स वगैरह हमको यहाँ से मिले, क्राफ्ट एक्टिविटी एरियाज मिले, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स मिले, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम और बरियल ग्राउंड्स के हमें काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सेंट नाराहरि तीर्था। तो अभी हाल ही में सिंहाचलम टेम्पल में इनकी प्रतिमा हमें देखने को मिली है। ये एक द्वैता वेदांत फिलोसफर स्कॉलर इन सेंट थे 13th सेंचुरी के। ऐसा माना जाता है कि ये जो है ही वॉज बॉर्न इन चिकाकोलू टाउन प्रेजेंट, जो कि आज की डेट में श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ माधवाचार्य द प्रोमिनेंट ऑफ द्वैता वेदांत फिलोसफी। ही इंट्रोड्यूस यक्षगाना एंड बयालू आता ओपन थिएटर ड्रामा एज अ पार्ट ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। तो इसके वैष्णव भक्ति मूवमेंट के रूप में इन्होंने ही इस चीज़ को शुरू किया था, जो कि एक थिएटर ड्रामा है। इसके बाद ही वॉज कॉन्सिक्रेटेड नियर द रॉक एडजेसेंट टू चक्र तीर्था एट हम्पी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कलरीपयतु। तो कलरीपयतु को 38th नेशनल गेम्स जो आपका उत्तराखंड में होंगे डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है और कंपटीशन सेक्शन से हटा दिया गया है, समझ में आ गया। और कलरीपयतु की बात करूँ अगर मैं, तो ये केरला में डेवलप हुआ है, सबसे एंशियंट मार्शल ट्रेडिशंस में से एक है। इसे हम लोग ना संगम पीरियड से ट्रेस कर रहे हैं कि संगम पीरियड से हो सकता है ये चला आ रहा है, ठीक है। इसमें कलरी का मतलब होता है आपका ट्रेनिंग सेंटर या प्रैक्टिस की जगह, और पैतु का मतलब होता है आपका फाइट या कोई रिगरस फिजिकल प्रैक्टिस। तो इसकी दो मेन स्टाइल है, एक है वडक्कन और नॉर्दर्न स्टाइल और दूसरा आपका ठेक्कन और सदर्न स्टाइल, ठीक है। तो ये दोनों स्टाइल्स हैं, ये आपका मेनली ट्रैवनकोर में होता है और ये आपका मालाबार रीजन केरला में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कोंडा रेड्डी ट्राइब। तो हाल ही में आपके कोंडा रेड्डी ट्राइब्स ये लोग न्यूज़ में थे, क्योंकि ये लोग ना जो आपकी ट्रेडिशनल जिस तरीके से शादियाँ होती है ना, वो ना करके लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो शादियों का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ये लोग मान रहे हैं कि बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है। तो इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ओवर एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, तो इस वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि अब डायरेक्ट हम लोग लिविंग रिलेशनशिप की तरफ मूव करें। और इस वजह से ये लोग जो है ना न्यूज़ में बने हुए थे। अब थोड़ा सा कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में जानते हैं। तो इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इस सेक्शन में डाला गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये मेनली आपके आंध्र प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी और तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट के हिली और फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। इनकी मदर टंग तेलुगु है। फैमिली इनकी क्या है, पेट्रियाकल है, पेट्रीलोकल है। और मोनोगैमी एक रूल है इनके यहाँ, बट पॉलीगैमीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये मुथायालमा, भूमि देवी, गंगमा देवी इनकी पूजा करते हैं एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करते हैं। ये इनके फेस्टिवल्स के नाम हैं, इनको आप लोग लर्न कर लेना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं हट्टी ट्राइब की। तो ये लोग आपका हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी रीजन में रहते हैं और अभी इनका बहुत बड़ा जो फेस्टिवल है वो शुरू हो गया है, जिसका नाम है बोडा त्यौहार। और इस वजह से ये लोग न्यूज़ में बने हुए थे। तो अगर मैं इस ट्राइब की बात करूँ, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में डाला गया है बाय 2nd अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत, ठीक है। और इनका जो नाम है ना, इनके उस ट्रेडिशन के ऊपर पड़ा है जिसमें ये अपने घर में उगाए सामान को शहर के हाट नाम के छोटे बाजारों में बेचते हैं। हाट का मतलब होता है आपका वीकली मार्केट, जैसे संडे मार्केट, मंडे मार्केट होता है ना, वैसे, ठीक है। और ये लोग गिरी और टोन्स रिवर के पास रहते हैं और इसी वजह से इनको ट्रांसगिरी भी कहा जाता है। और ये लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया। अब ये जो फेस्टिवल है ना, ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे कि इसमें आपका है लोहड़ी, जो कि नॉर्थ विद रूट्स इन पंजाब, वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड एज द डिपार्चर ऑफ द विंटर सीजन, यानी कि अब है कि सर्दियाँ जाने वाली हैं तो इसके रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो आपका नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, तो ये है कि ये ना गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, मतलब अब से, ऐसा माना जाता है। तो और उसके बाद पोंगल आपका साउथ इंडिया में मनाया जाता है। फिर आपका भोगली बिहू ये आपका असम में मनाया जाता है। तो ये कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। देन आता है कुंभ मेला। तो महाकुंभ आपको पता होगा 2025 में लगा था प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। तो ये कुंभ के बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग इस दिन ऑब्जर्व हुई कुंभ मेला में। इसके बाद इट इज़ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज दैट इज सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स ओवर अ कोर्स ऑफ 12 ईयर्स। तो हर 12 साल में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साइट्स कीप रोटेटिंग बिटवीन वन ऑफ 4 पिलग्रिमेज। तो देखो मैं बताती हूँ, इन चारों ही जगहों पे कुंभ लगता है और वो रोटेट
होके लगता है हर 12 साल में। समझ में आ गया? तो आपको ये रिवर, ये पता होना चाहिए जगह, और कौन से रिवर पे कुंभ मेला लगता है वो भी पता होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद है, इट हैज़ बीन लिस्टेड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अंडर यूनेस्को। 2017 में इसको ऐड कर दिया गया यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट में। ठीक है। फिर चाइनीज ट्रेवल जो ह्यूंगसांग आए थे, विजिटेड इंडिया इन 7th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन, वॉज द फर्स्ट टू मेंशन कुंभ मेला इन हिज डायरी। तो ये जो चाइनीज ट्रेवल आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, उन्होंने भी कुंभ मेला के जिक्र किया था अपनी डायरी में। इसके बाद सेंट शंकराचार्य गेव कुंभ मेला इट्स फाइनल शेप इन 9th century। 9th century में संत शंकराचार्य ने कुंभ मेला को फाइनल रिकॉग्नाइजेशन दिया। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास भारत रणभूमि दर्शन। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना बैटलफील्ड टूरिज्म प्लान के तहत भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट एंड एप्लीकेशन ये अभी लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट होगा और ये जो एप्लीकेशन होगा ना, ये ना एक तरीके से जो भी लोग क्या कहते हैं, ये बैटलफील्ड विजिट करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए ये एक ही प्लेटफॉर्म होगा जो आपको सब कुछ बता देगा। यहाँ आपको सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लियरेंसेस मिल जाएंगी, परमिशंस मिल जाएगी। इसमें वर्चुअल टूर्स और पुरानी कहानियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। इंडियन आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर कुछ और क्या कहते हैं बॉर्डर एरियाज़ को चुना है जहाँ पहले लड़ाइयाँ हुई हैं। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, लद्दाख का रीजन आ जाता है, और डोकलाम जो कि आपका 2017 में जहाँ पे लड़ाई हुई थी वो एरियाज आ जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन होगा ना, ये थोड़ा इजी बना देगा आप लोगों के लिए। आपको ऑनलाइन ही आपको सारी परमिशंस वगैरह मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, एक ही जगह पे। इसके बाद है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। 6 कैटेगरीज ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ये 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें पहला है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-1992। ये अवार्ड पिछले 4 सालों में स्पोर्ट्स में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है उनके लिए है। और हाल ही में ये अवार्ड जो है गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, परवीन कुमार एंड मनु भाकर, इन लोगों को मिला है। अब आपको ना इनके नाम पता होना चाहिए और इनको किस चीज़ के लिए, किस गेम के रिगार्डिंग ये चीज़ें मिली हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन है अर्जुना अवार्ड 1961। ये अवार्ड जिन्होंने पिछले 4 सालों में कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस दिखाई है उनको दिया गया है। देन है द्रोणाचार्य अवार्ड 1985। इट इज़ हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर फॉर कोचेस। देन है मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स। देन है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009। ये दिया गया है उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन कंपनीज को, या फिर उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने पिछले 3 सालों में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया है, तो ये उनको दिया गया है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये सारे आप लोग याद ज़रूर कर लेना। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने एथिक्स के टॉपिक पे। एथिक्स में हमारे पास एक ही टॉपिक है जो है एथिकल कंसिडरेशंस इन कंटेम्प्रेरी फॉरेन एड। फॉरेन एड का मतलब होता है जब कोई एक कंट्री ना अपनी मर्जी से दूसरे कंट्री को हेल्प या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये हेल्प ना अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि पैसा देना या फिर गुड्स एंड सप्लाईज देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ इस तरीके के। ठीक है। अक्सर ये जो हेल्प होती है ना, ये रिच या डेवलप्ड कंट्री से पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जाती है। और काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक या फ्लड वगैरह कुछ आ गया है उस टाइम पे, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं, या फिर स्ट्रैटेजिक या पॉलिटिकल रीजन से हेल्प कर सकते हैं, या सिक्योरिटी रीजन से हेल्प कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली फॉरेन एड का मतलब। तो जब से ना डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं ना, उन्होंने ये जो USAID है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसको 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। और इस मूवमेंट ने एक बहुत बड़ी डिस्कशन शुरू कर दी है कि फॉरेन एड को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके पीछे का क्या इंटेंशन होता है और रियल में इसका क्या असर होता है। इन सब चीज़ों पे एक एथिकल कंसिडरेशन चल रही है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो फॉरेन एड है ना, इसका ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से ये जो चीज़ है ना न्यूज़ में बनी हुई है। अब थोड़ा सा ना USAID के बारे में समझते हैं। तो USAID का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो एजेंसी है ये अमेरिका की है जो फॉरेन एड प्रोवाइड करती है। ये 1961 में बनी थी। US कांग्रेस यानी कि US के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसके तहत इसे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया गया है, और इसका काम था पूरी दुनिया में सिविलियंस को एड प्रोवाइड करना, यानी कि हेल्प प्रोवाइड करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि USAID 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में काम करती है, और इसका मेन मकसद है दूसरी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ावा देना, एक फ्री, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड बनाने
बनाने में हेल्प करना और इसके ज़रिए यूएस की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाना, यानी सॉफ्ट पावर दिखाना। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जब कोई देश अपनी कल्चर, वैल्यूज़ या पॉलिसीज़ के थ्रू दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करता है मिलिट्री फोर्स यूज़ किए बिना। समझ में आ गया। इसके बाद सेक्टर्स ऑफ वर्क, यानी कि किस सेक्टर में ये काम करती है, तो ये एजेंसीज बहुत सारे एरियाज़ में काम करती है आपके, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, थ्रू ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंट, फंडिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर है कोलैबोरेशंस, तो ये बॉडी अकेले काम नहीं करती, ये गवर्नमेंट, एनजीओ, बिजनेस और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती है। फिर कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, तो पहला है आपका PEPFAR, जिसका मतलब है प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ, तो इसका फोकस आपका HIV, एड्स से लड़ने पर है। फिर है आपका फीड द फ्यूचर, तो इसका एम है हंगर और फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करना। फिर है पावर अफ्रीका, तो इसका जो एम है वो है अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस को बढ़ाना, वो इसके लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। फिर है वाटर फॉर वर्ल्ड एक्ट, इसको बेसिकली क्लीन वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, तो 2024 में जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड यूनाइटेड नेशंस ने ट्रैक की थी ना, उसमें से लगभग 42% जो है वो USAID की तरफ से थी। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल एड में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है USAID, ठीक है। इसके बाद फॉरेन एड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया वॉलंटरी हेल्प है, एक तरीके से आप अपनी मर्जी से हेल्प कर रहे हो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, ठीक है। वो हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है, मनी वाइज हो सकती है, गुड्स और सर्विसेज वाइज हो सकती है और किसी भी तरीके से की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, पहला है बायलेटरल एड, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई असिस्टेंस है। मल्टीलेटरल एड, यानी कि अगर आप एड थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कर रहे हो। ह्यूमैनिटेरियन एड, इमरजेंसी असिस्टेंस टू एलिवेट सफरिंग, सपोज कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, इस तरीके की कोई कंडीशन है, अर्थक्वेक आ गई है, तो इस जैसे कि टर्की में भी अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने हेल्प की थी, तो दिस इज लाइक अ फॉरेन एड, ठीक है। फिर आपका डेवलपमेंट असिस्टेंस, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है ये। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया किसी भी तरीके का हो सकता है ये, इकोनॉमिक, मिलिट्री, ह्यूमैनिटेरियन एड। इसके बाद बात करते हैं रैशनल्स फॉर फॉरेन एड, मतलब कि फॉरेन एड देने के पीछे का रीज़न क्या है, कोई भी कंट्री फॉरेन एड क्यों प्रोवाइड करती है। तो पहला है फिलोसफिकल एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट, पहला है आपका यूटिलिटेरियनिज्म, मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस, मतलब कि आपको ना फॉरेन एड वहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों का भला हो रहा हो। जैसे अगर कहीं बहुत ऐसी कंडीशन आ गई है कि एकदम भूखमरी वाली कंडीशन आ गई है और थोड़ी सी एड से 1000 लोग बच सकते हैं, तो वहीं हमें देनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हैप्पीनेस जो है इस चीज़ से वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर हमारा राइट बेस्ड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, यानी कि मतलब कि हर इंसान के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे उसको जीने का हक है, उसको खाने का हक है, पानी का हक है, शेल्टर का हक है। तो फॉरेन एड इसलिए देनी चाहिए ताकि दुनिया भर में सबके लिए ये जो ह्यूमन राइट्स है ना ये पूरे हो सके, ठीक है। अगर किसी कंट्री में लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो ये एड उनके राइट्स को इंश्योर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास कम्युनिटेरियनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड वैल्यूज़, मतलब कि इस फिलॉसफी का फोकस है कि कम्युनिटी और वहाँ के कॉमन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉरेन एड देते वक्त ये देखना चाहिए कि ये एड लोकल कल्चर और कम्युनिटी को सपोर्ट करे, ना कि उसको डिस्टर्ब करे। वो कंट्री ऑलरेडी जो बिलीफ सिस्टम फॉलो करती आ रही है, हमारे हेल्प करने से मतलब ऐसा ना हो कि हम उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट चले जाएं। समझ में आ रहा है? तो ये है, हमें उनके बिलीफ सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास लिबर्टेनिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्री मार्केट्स, मतलब कि इंडिविजुअल की आज़ादी और फ्री मार्केट इकोनॉमी पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड को पसंद नहीं करता। इनका मानना है कि एड या तो वॉलंटरी होनी चाहिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में होनी चाहिए, जैसे कि डिज़ास्टर वगैरह के टाइम में, ठीक है। ये लोग प्रेफर करते हैं कि लोग अपने हिसाब से डेवलप करें बिना बाहर के गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के। समझ में आ गया? तो ये वो बात कर रहा है। फिर हमारे पास कॉस्मोपॉलिटनिज्म, इसका मतलब है कि हम सब एक बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। फॉरेन एड देना ग्लोबल इक्वालिटी के लिए एक कमिटमेंट है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है वो, इसलिए हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम दूसरों की हेल्प करें, ठीक है। फिर है आपका नेशनल सिक्योरिटी, तो हिस्टोरिकली फॉरेन एड देने का सबसे बड़ा और पुराना रीज़न आपका नेशनल सिक्योरिटी ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको हेल्प दी जाती है ना, इसलिए दी जाती है टू स्टेबलाइज रीजन्स एंड प्रिवेंट हॉस्टाइल इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि जहाँ इंस्टेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ एड देकर आप शांति और ऑर्डर वगैरह मेंटेन
मेंटेन कर सकते हो, पीस वगैरह मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका मिलिट्री असिस्टेंस भी आता है, और मतलब ताकि हम डिफेंस कैपेसिटी बढ़े और वो जो कंट्री है उनके स्ट्रैटेजिक गोल्स में हम उनको सपोर्ट कर सके। इसके बाद आपका इकोनॉमिक सपोर्ट भी दी जाती है ताकि फ्रेंडली गवर्नमेंट हम लोग बनाए रखें, ठीक है, ताकि वो स्ट्रांग रहे और जो कंट्री है उनके साथ हम लोग अच्छे रिलेशंस बना के रखें। समझ में आ गया। इसके बाद है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन एड देने का एक बहुत बड़ा रीज़न इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, ठीक है। तो खासकर डेवलपिंग नेशंस में तो होता क्या है ना, देखो हम ना फॉरेन एड फाइनेंशियली भी दे सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट होता है, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो ये जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न तो ऑब्वियसली है ही, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन आ जाती है तो फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है या जो थोड़ी रिच कंट्रीज़ है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो पुअर कंट्रीज़ है, उनको हेल्प करती है ताकि वो उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सके, ठीक है। तो ये था। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स भी था, डू यू नो द यूनाइटेड नेशन रिक्वायर्स एडवांस कंट्रीज टू स्पेंड एटलीस्ट 0.7% ऑफ देयर ग्रॉस नेशनल इनकम ऑन इंटरनेशनल एड इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने एक टारगेट रखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी ग्रॉस नेशनल इनकम का कम से कम 0.7% इंटरनेशनल एड पर खर्च करना चाहिए। ये जो एड है ना, ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि एक डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन एड की तरह, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एथिकल कंसिडरेशन इन कंटेम्प्रेरी फॉरेन एड। तो मतलब कि फॉरेन एड देना, जैसे कि हमने देखा, बहुत अच्छा लगता है, पर इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। वो देखते हैं। पहले पॉजिटिव डायमेंशंस की बात करते हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि फॉरेन एड से ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है कि जो लंबे समय तक चलेगा और खुद पर निर्भर बनाएगा। ये एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करके किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ल्ड बैंक हैज़ एक्नॉलेज इंडियाज असिस्टेंस टू भूटान, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने भी माना है कि इंडिया ने भूटान को सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, खास करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में काफ़ी हेल्प की है। तो इससे भूटान खुद अपनी एनर्जी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है, ठीक है। इसके बाद है फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चरल एड प्रोग्राम्स से उन रीजन्स में फूड प्रोडक्शन बढ़ी है जहाँ भूखमरी जैसी कंडीशन आ गई थी, फेमाइन आ गया था, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया सपोर्ट्स अफ्रीकन एग्रीकल्चर। इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज़ की एग्रीकल्चर ट्रेनिंग और सस्ते लोन्स वगैरह देकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जिससे वहाँ फार्मिंग इंप्रूव होती है और फूड प्रोडक्शन वहाँ का बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद है हेल्थ इंप्रूवमेंट। इफेक्टिव एड इनिशिएटिव से अंडर डेवलप्ड नेशन में जो भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जो भी बीमारियाँ हो रही है ना, हो सकता है कि उनका जो लेवल है वो कम हो जाए, कम बीमारियाँ फैले, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया सप्लाई टू अफोर्डेबल वैक्सीन्स। कोविड-19 के दौरान इंडिया ने सस्ती वैक्सीन्स और मेडिसिन की सप्लाई करके बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प की थी। इसके बाद है डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो अगर एड जल्दी और सही तरीके से दी जाए तो हो सकता है कि जो भी डिज़ास्टर आया है ना, उसके बाद लोगों की जान बच सकती है और कम्युनिटी को दोबारा खड़ा किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक आया था और टर्की में 2023 में जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद इंडिया ने बहुत तेज़ और इफेक्टिव तरीके से दोनों की मदद की थी, ठीक है। फिर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से पूरे जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी लंबे टाइम तक काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इंडिया का ITEC प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में मौका देता है, जिससे वो अपने कंट्रीज़ में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी है, नेगेटिव डायमेंशन। तो पहला है डिपेंडेंसी। तो अगर आपका जो ये आपको फॉरेन एड मिल रही है वो अगर बहुत लंबे टाइम तक दिया जाएगा आपको, तो जो रेसिपेंट कंट्रीज़ हैं परमानेंट डिपेंडेंट हो सकती हैं। इससे उनकी अपनी लोकल गवर्नेंस और इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इंसेंटिव कम हो जाता है उनका, समझ में आ रहा है। तो वो खुद डिपेंडेंट ना रखे, तो वो जो कंट्री उनको हेल्प करे ना, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से एग्जाम्पल दे रखा है कि बहुत से अफ्रीकन नेशंस फॉरेन एड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उतनी अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद है करप्शन की बात करते हैं। तो जो फॉरेन एड होता है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट पैसे भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, लेकिन होता जैसा चाह रहे हैं ना वैसा होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा करप्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा इसमें एग्जाम्पल कह रहा है, श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वो कुछ हद तक फॉरेन एड के करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से था। तो पैसे अगर सही टाइम पे अगर पहुँच जाते ना तो शायद ऐसा नहीं होता। फिर आपका कल्चरल इनसेंसिटिविटीज़। तो कई बार जो डोनर कंट्री है अपनी सॉल्यूशन रेसिपेंट कंट्रीज़ पर
थोप देते हैं जो वहाँ के लोकल कस्टम्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो इससे लोगों में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और प्रोजेक्ट ठीक से लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है कि कुछ अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड कैंपेन्स के काफ़ी अगेंस्ट होते हैं लोग, क्योंकि कल्चरल या रिलीजियस बिलीव्स में उन्होंने इमोरलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो वही है। इसके बाद है सेकंड लास्ट, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। तो कभी कभी जो ये हेल्प हमको मिलती है ना, इसका इस्तेमाल जो कंट्रीज़ है ना वो अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ को पूरा करने के लिए भी करते हैं, समझ में आ रहा है। तो जिससे ना जो कंट्री जिनको एक्चुअली में हेल्प चाहिए ना, उनकी असली जो ज़रूरतें होती है ना वो पीछे रह जाती है और पॉलिटिकल एजेंडाज वो पूरे हो जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि चाइना को अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, जहाँ वो फॉरेन सॉइल पर इन्वेस्टमेंट को वेपनाइज करते हैं, यानी वो बड़े बड़े लोन्स देते हैं जिन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है और फिर रेसिपेंट देश को चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है एनवायरमेंटल हार्म। तो कुछ जो आपके ये फॉरेन एड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे बहुत बड़े स्केल पर अगर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स हैं तो ये आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी कारण बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में फॉरेन एड से ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज और दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स हैं ना उनका एमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत बुरी तरह पॉल्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एड। अब आपको ना एथिक्स के पेपर में आएगा ही आएगा, इसी तरीके से आएगा, तो आपको दोनों चीज़ें लिख के आनी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव एस्पेक्ट भी। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ में नेगेटिव एस्पेक्ट लिख रहे हो ना, तो जब आप लोग वे फॉरवर्ड लिखते हो ना, तो होता ये जो आपने नेगेटिव एस्पेक्ट लिखा है इसका सॉल्यूशन आप लोग वे फॉरवर्ड में प्रोवाइड करते हो। समझ में आ गया? तो ये देखते हैं। पहला है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो भाई ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, फॉरेन एड कैसे दी जा रही है, कैसे मैनेज हो रहा है और उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए। और इसके लिए पब्लिक डैशबोर्ड्स और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हमें बोलना चाहिए कि ये जो गड़बड़ हुई है कहाँ गड़बड़ हुई है, आप इसके लिए अकाउंटेबल हो। समझ में आ रहा है? ये करना चाहिए। फिर है प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो भाई देखो, बात ये है कि जब आप फॉरेन एड प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हो ना, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि एनवायरमेंट का ध्यान रखो, फोकस करो क्लाइमेट रेजिलियंस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। समझ में आ गया? इसके बाद है एंगेज लोकल कम्युनिटीज़। तो जब आप फॉरेन एड प्रोवाइड कर रहे हो तो फॉरेन एड को लोकल कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलाइन करो, ताकि लोकल कम्युनिटीज़ को आप लोग शामिल कर सको। एक्चुअल में हम उनकी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, तो उनको शामिल करना प्लान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया? और लोकल एनजीओज़ को अपने अंदर लाओ। इसके बाद है शिफ्ट टू रेसिपेंट लेड एड। अभी अक्सर जो कंट्रीज़ हेल्प करती है ना, वो अपने एजेंडा के हिसाब से आपको हेल्प करती है, तो इसके बजाय जो कंट्री हेल्प कर रही है ना उनको नेशनल गोल्स के हिसाब से हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ उनको साइड में रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। तो भाई देखो, आप फॉरेन एड को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, इससे प्रोसेस हमारा फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा। फिर एम्फसाइज बिल्डिंग लोकल कैपेसिटीज़, यानी कि शॉर्ट टर्म रिलीफ से ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस को बनाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। लोगों को इतना आपको केपेबल बनाना चाहिए कि वो खुद की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सके, ना कि वो हमेशा किसी ना किसी फॉरेन एड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज़। इसके बाद है चेक योर एथिकल एप्टीट्यूड। अब इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं चाहती हूँ आप लोग खुद ही बताओ कि क्या होना चाहिए, खुद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बाकी इसको ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एथिक्स का कवर हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास स्कीम्स इन द न्यूज़। तो पहले आया हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना अब बता देती हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप लोग जेन्युइनली चाहते हो कि मैं कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसे रखूं, तो मैं आपको पहले एक टास्क दे रही हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्री का और मेंस का सिलेबस मैं अटैच कर दूंगी इसी पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, तो आपको सिलेबस मिल जाएगा प्री और मेंस का। ठीक है, आप लोगों को उस सिलेबस को एकदम डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले काम आपको यही करना है, वर्ड टू वर्ड आपने उस सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम देती हूँ। तो जैसे कि आज मान लो ये वीडियो जाएगी ट्यूसडे को, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मंडे तक का आपको टाइम देती हूँ। नेक्स्ट मंडे को हम लोग, या फिर नेक्स्ट संडे रख लेते हैं, संडे आई थिंक बेस्ट रहेगा। तो संडे को हम लोग एक गूगल मीट या फिर जूम पे देखते हैं, एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं जहाँ पे आप लोग ज्वाइन करना। मैं बाकी सारी चीज़ें, सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ बता दूंगी। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी। एंड संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोगों का एक ही टास्क है कि प्री का और मेंस का सिलेबस आप लोगों को अच्छे से एकदम पढ़ना है, समझना है।
ठीक है। एंड देन बाकी की बातें हम लोग, आपके जो भी डाउट्स होंगे ना उनको एक पेपर पे लिख लेना ताकि आप लोग पूछ सको मेरे से वो डाउट्स। तो मिलते हैं फिर संडे को, ठीक है। अब पहले इस स्कीम की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को और आगे एक्सटेंड कर दिया है 2025-2026 तक, ठीक है। अब इस स्कीम का जो था ऑब्जेक्टिव क्या था, तो पहला तो था फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किनको, उन फार्मर्स को जिनकी जो क्रॉप है, जिनकी जो फसलें हैं उनका नुकसान हो गया है, ठीक है। साथ ही उनकी इनकम को स्टेबलाइज करना ताकि वो अपनी रेगुलर खेती बाड़ी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके, ठीक है, चाहे फसल उनकी खराब ही क्यों ना हो गई हो। इसके बाद है फार्मर्स को मॉडर्न जो एग्रीकल्चर के टेक्निक्स हैं उनको अपनाने के लिए उनको प्रमोट करना ताकि वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को अडॉप्ट कर पाएँ, ठीक है। फिर इसके बाद है एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोन का मतलब क्रेडिट का फ्लो बढ़ाना, जिससे फूड सिक्योरिटी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट मिल सके ताकि उनके लिए लोन लेने का प्रोसेस थोड़ा ईजी हो, उन लोगों को समझ में आ जाए, कम इंटरेस्ट पे लोन मिले। साथ ही इंश्योरेंस और अलाइड प्रोडक्ट्स में इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करना ताकि फार्मर्स और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा ऑप्शंस मिल सके, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इस पे फीचर्स पे। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। और किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अब कवरेज क्रॉप्स, किन क्रॉप्स को इसके अंदर कवर किया जाता है, तो फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इनमें से कौन सी क्रॉप्स हैं जो कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये क्रॉप्स याद रखना। इसके साथ ही ये स्कीम उन्हीं फसलों को कवर करती है जिनका पिछले सालों का ईल्ड जो है वो अवेलेबल हो, यानी कि आपके पास डेटा हो कि ये फसल थी जो पिछले साल हमने उगाई थी, ये ख़राब हो गई है, और जिनके लिए ज़रूरी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है, जो जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे का हिस्सा है, मतलब जब डेटा होना चाहिए आपके पास कि कितनी फसल थी उस एरिया में वगैरह वगैरह, तभी आपको उसके ऊपर आपको मतलब इंश्योरेंस मिलेगा या बीमा मिल सकेगा, ठीक है। इसमें आपके स्टैंडिंग क्रॉप के नुकसान को कवर किया जाएगा। ये नुकसान नोटिफाइड एरिया के बेसिस पर ही देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग, स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन्स, टोर्नाडोज, फ्लड्स, इनुंडेशन, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, पेस्ट एंड डिजीज। साथ ही प्रिवेंटेड सोइंग, यानी कि अगर खराब मौसम की वजह से आपकी सोइंग नहीं हो पाती है तो इंश्योर्ड फार्मर्स सम इंश्योर्ड का 25% क्लेम कर सकते हैं। समझ में आ गया। सम इंश्योर्ड मतलब कि वो अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को किसी मतलब अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होने पर देती है, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल जो आपकी कट जाती है और स्प्रेड कंडीशन में पड़ी है, समझ में आया, यानी फसल काट कर आप लोगों ने फैला दिया है और 14 दिन के अंदर साइक्लोन आ गया या अनसीजनल रेन्स आ गई, उससे आपका नुकसान होता है, तो ये जो वो है ये भी कवर किए जाएंगे इस बीमा के अंदर। फिर है लोकलाइज कैलामिटीज़, ये कवर करता है आपका हेल स्टॉर्म हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए या फिर इनुंडेशन हो गया। इन छोटी छोटी जो भी ये आपदाएं हैं उनसे जो आपके स्पेसिफिक फार्म्स, कुछ खास खेत अगर आपके नुकसान हुए हैं तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। फिर है एड ऑन, तो अगर स्टेट्स चाहें तो वो वाइल्ड एनिमल से होने वाले हमले के नुकसान को भी आपको इसका कवर दे देंगे। समझ में आ गया। अगर उन्हें लगता है कि ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा है और पहचाना जा सकता है तो उस केस में आपको, अगर वाइल्ड एनिमल ने भी आपकी किसी फसल को नुकसान पहुंचाए तो आपको उसके अंदर भी आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सक्लूजन। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस बीमा के अंदर नहीं कवर्ड हैं, ठीक है, जैसे कि वॉर, रायट्स, मैलिशियस डैमेज, थेफ्ट, अगर ऐसी कोई कंडीशंस है वो कवर्ड नहीं है। ग्रेजिंग, डिस्ट्रक्शन बाय डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स, लॉसेस ड्यू टू प्रिवेंटेबल रिस्क। अब आप बोलोगे दी यहाँ पे तो आपने बोला कि वाइल्ड एनिमल से कोई अगर रिस्क होगा तो देखो, जिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस एरिया में इस जानवर से खतरा है, ये फसलें खराब कर देता है, इसका एविडेंस है, समझ में आ रहा है, उस केस में दिया जाएगा। पर जहाँ पे नहीं है, और ये पूरे स्टेट्स के ऊपर है ये, ठीक है, उनकी मर्जी के ऊपर है ये चीज़। तो इस वजह से लॉसेस ड्यू टू प्रिवेंटेबल रिस्क, बंडल्ड और हीप्ड हार्वेस्टेड क्रॉप्स बिफोर थ्रेशिंग, तो इन चीज़ों को हमने इसके अंदर कवर नहीं किया है। समझ में आ गया। एनुअल प्रीमियम क्रॉप्स, यानी कि अब ये वो क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप 2% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा, राबी क्रॉप्स 1.5%, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 5% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि
प्रीमियम और इंश्योरेंस चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है और सेंटर और स्टेट उसे बराबर शेयर करते हैं। समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये सब्सिडी जो है 90:10 के रेशियो में शेयर होता है। 90% सेंटर करता है और 10% आपका जो शेयर होता है वो स्टेट देता है। फिर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, हर वो फार्मर जिसकी फसल में इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि बीमा योजना है हिट, समझ में आ रहा है, वो इस स्कीम के अंडर कवर हो सकता है। इसमें शेयर क्रॉप्स जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, फसल शेयर करते हैं, और जो आपसे क्या कहते हैं किराए पे जो फार्मर ज़मीन लेते हैं उस पर खेती करते हैं, वो चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, टेनेंट फार्मर्स कहते हैं उनको। इसके बाद अब पहले क्या होता था ना, शुरू में ये स्कीम ना मैंडेटरी थी उन किसानों के लिए जो नोटिफाइड क्रॉप्स और नोटिफाइड एरियाज़ में क्रॉप लोन्स या किसान क्रेडिट लोन्स ले रहे हैं। ठीक है, दूसरों के लिए ये ऑप्शनल था। लेकिन अब क्या हो गया है ना, अब खरीफ 2020 सीजन से इस स्कीम को अब सभी किसानों के लिए ऑप्शनल कर दिया गया है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है, ये उनकी मर्जी है। ठीक है, साथ ही इस स्कीम में फसल की 100% वैल्यू का कवरेज नहीं मिलता है। मतलब अगर आपकी फसल पूरी तरीके से ख़राब हो गई तो आपको पूरी तरीके से पैसा वापस नहीं मिलेगा, कुछ एक सम इंश्योर्ड है जो आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद जो ये आपकी स्कीम है, इस स्कीम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको छूट दी गई है, यानी इसके प्रीमियम पर जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड द कंसर्न स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है रीसेंट टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स अंडर द स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर कुछ रीसेंट टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए 824.77 करोड़ का एक कॉर्पस बनाया गया है, ताकि वो मतलब कॉर्पस का मतलब एक अमाउंट रखा गया है, तय किया गया है। साथ ही ये जो फंड्स है ना, ये येस टेक, विंड्स, R&D स्टडीज़, इनको सपोर्ट करता है। समझ में आ गया। अब येस टेक क्या होता है? यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है फसल की उपज कितनी होगी उसका अनुमान लगाने के लिए। यील्ड एस्टिमेट्स में 30% वेटेज टेक्नोलॉजी बेस्ड जो अनुमान लगता है ना उनको दिया जाता है। समझ में आ गया। ये 9 मेजर स्टेट्स में लागू हो गया है। कौन कौन से हैं वो? आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। समझ में आ गया। मध्य प्रदेश ने 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब वहाँ पूरी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है जितने हमारे यील्ड होने वाली है, उपज होने वाली है, उसका अनुमान लगाने में। ठीक है। इसके बाद विंड्स की बात करें तो वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम, इसके अंदर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ब्लॉक लेवल पर, ऑटोमेटिक रेंज गॉजेस पंचायत लेवल पर बनाए गए हैं, सिचुएट किए गए हैं। इससे मौसम की सही और तुरंत जानकारी मिलती है जो फसल बीमा के क्लेम्स और डिसीजंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट किया है 10th एनिवर्सरी ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ऑन 22 जनवरी 2025। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव करना चाइल्ड सेक्स रेशियो, इंश्योर करना जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, प्रिवेंट करना जेंडर बायस, सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, इंश्योर करना सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, एनकरेज करना, एजुकेट करना एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। समझ में आ गया। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में किया गया था। और ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इसका उठाती है। ये स्कीम देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में मिशन शक्ति के संभाल वर्टिकल के अंदर चलाया जा रहा है। समझ में आ गया। इसके बाद मिनिस्ट्री की अगर बात करूँ तो द प्रोग्राम इज कोलैबोरेटिवली मैनेज्ड बाय 3 मिनिस्ट्री, 3 मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, एडवोकेसी एफर्ट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया एक्टिविटीज़ की, वो पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो मतलब कि ये चीफ कोऑर्डिनेटर है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अगर बात की जाए तो ये प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट की देखभाल करता है। ये बेसिकली ये देखता है कि जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए उनका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो इसका फोकस स्कूल एनरोलमेंट इंश्योर करना है, टॉयलेट्स बनाना है, स्कूल छोड़ने वाली जो भी लड़कियां हैं उनको वापस से स्कूल में लाना है, और आउटस्टैंडिंग गर्ल्स जो है जो बहुत अच्छा
परफॉर्म करते हैं उनको इंसेंटिव्स वगैरह देना है। समझ में आ गया। इसके बाद स्कीम कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, एडवोकेसी कैंपेन्स, तो ये जो है ना ये उन चीज़ों को एड्रेस करता है जो ये दिखाते हैं, जो जैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR हो गया और SBR सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये जो चीज़ें हैं ना इनको, ये जो डिक्लाइन हो रहा है कि पहले इतनी लड़कियों ने जन्म लिया लेकिन इतनी ही सर्वाइव कर पाई, इन सब चीज़ों को बेसिकली ये देखता है। फिर जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट इंटरवेंशंस, तो ये 640 डिस्ट्रिक्ट्स में खास एक्शंस लिए जाते हैं ताकि सेक्स रेशियोज़ को बेहतर बनाया जा सके और लड़कियों को एजुकेशन हेल्थ केयर की बेहतर फैसिलिटीज़ उनको मिल सके। फाइनेंशियल इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम, तो ये जो स्कीम है ना सुकन्या समृद्धि स्कीम को लॉन्च किया गया था इसके अंडर, ताकि पेरेंट्स को अपनी बेटियों के लिए एक फ़ंड बनाने के लिए एनकरेज किया जा सके। इसमें पेरेंट्स अपनी बेटी के नाम पर पैसा जमा करते हैं और उस पर अच्छा खासा उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। नाउ टारगेट बेनिफिशियरीज, ये अब किन को फ़ायदा मिलता है इससे? गर्ल चाइल्ड, विमेन, कम्युनिटी एट लार्ज, तो मुख्य रूप से तो लड़कियों के लिए है, फिर विमेन के लिए है, फिर अल्टीमेटली इस स्कीम का मकसद है पूरे समाज की सोच को बदलना और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। इसके बाद है हमारे पास टारगेट ग्रुप्स, प्राइमरी यंग एंड न्यूली मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, पेरेंट्स। उसके बाद सेकेंडरी कौन है? यूथ, एडोलेसेंट, गर्ल्स एंड बॉयज़, इन लॉज, मेडिकल डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। एंड टर्शरी है। इसके बाद मॉनिटरेबल टारगेट्स, अब ये वो स्पेसिफिक गोल्स है जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अचीव करना चाहती है और जिन्हें रेगुलरली ये लोग मॉनिटर भी करते हैं। जैसे कि आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ, हर साल चुने गए डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्स रेशियो एट बर्थ को 2 पॉइंट्स तक बढ़ाना है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो बॉयज टू गर्ल की जो मोर्टेलिटी रेट है ना उसको कम करना है, हमको 1.5 तक लेके आना है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ANC रजिस्ट्रेशन में हर साल कम से कम 1.5% और 1% तक हमें बढ़ोतरी लेके आनी है। इसके अलावा जो हमारा एम है वो ये है कि लड़कियों के लिए हर स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट्स देना, उनके पोषण को सुधारना, जो अंडरवेट लड़कियां हैं या जिनको अनीमिया हो रखा है उनको ट्रीट करना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को यूनिवर्सलाइज करना और लड़कियों की स्कूल में अटेंडेंस और इक्वल केयर इंश्योर करना। समझ में आ गया। पॉस्को एक्ट 2012 को लागू करके लड़कियों के लिए एक सेफ माहौल को बढ़ावा देना, साथ ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कम्युनिटी चैंपियंस के रूप में ट्रेन करती है ताकि CSR यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो और लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको बढ़ाया जा सके। और इन एम्स को पूरा करने के लिए ये कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, जिनमें से पहला है आपका डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड जो जेंडर डिस्पैरिटी दिखाता है, साथ ही उड़ान सपने की दुनिया दे रूबरू गर्ल्स को प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका देता है। देन माई एम माई टारगेट कैंपेन, ये टॉप एकेडमिक परफॉर्मर्स को अवार्ड्स देते हैं। फिर है आओ स्कूल चलें, तो इसमें 100% एनरोलमेंट के लिए डोर टू डोर कैंपेन है ये। और लास्टली बाल कैबिनेट, तो यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं ना उनको मिनिस्टीरियल रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, लीडरशिप प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ताकि वो जो प्रॉब्लम्स आसपास चल रही है उसको डिस्कस कर सके, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है वो अप्रोच उनको सिखा सके हम लोग। तो ये है। ठीक है। लास्ट है हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसको 10 ईयर्स हो चुके हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। इसका एम क्या है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, टू हेल्प पेरेंट्स बिल्ड फंड्स फॉर हायर एजुकेशन एंड अदर एक्सपेंस ऑफ फॉर गर्ल चाइल्ड, यानी कि अपनी बच्ची को वो लोग फ्यूचर में किस तरीके से पढ़ाएंगे उसके लिए फंड बेसिकली एक है ये। ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इसी कैंपेन के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है? ये अकाउंट आप नेचुरली भी ओपन कर सकते हो या तो किसी लीगल गार्जियन की हेल्प लेके ओपन करा सकते हो अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो। ठीक है। साथ ही जो डिपॉजिटर है जिन्होंने अकाउंट ओपन कराया है वो सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं एक बच्ची के लिए, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते आप। ठीक है ना। साथ ही अगर आपकी 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तब भी आप मैक्सिमम 2 ही अकाउंट सिर्फ खुलवा सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं खुलवा सकते। आपको जो मिनिमम अमाउंट है वो 250 भरना पड़ेगा और मैक्सिमम 1.5 लाख के करीब आपको 1 साल में देना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ना ये आपको अप टू 15 ईयर्स तक भरना है जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तब से। ठीक है। इसके साथ साथ इस स्कीम में कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं आपको, जैसे कि ट्रिपल टैक्स फ्री स्कीम, तो इसका बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के अंडर, मतलब आपके कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट और मेच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसका इंटरेस्ट रेट जो कि अभी 8.2% है, हर 3 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है और इंटरेस्ट हर महीने लोएस्ट बैलेंस पर कैलकुलेट होकर साल के एंड में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। तो ये अकाउंट आपका टेक्निकली जब आपकी लड़की 21 ईयर्स की हो गई है जो अकाउंट होल्डर है तब ये मेच्योर हो जाता है, लेकिन आप उससे पहले भी, यानी कि अगर आपको 18 साल के बाद ही शादी करानी है तो उससे पहले भी आप ले सकते हो इसका पैसा, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करने पड़ेंगे। साथ ही अकाउंट मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो
जब तक लड़की 18 साल की नहीं होती है उसके जो गार्जियन है वो अकाउंट मैनेज करते हैं, और 18 साल के बाद लड़की खुद कंट्रोल कर सकती है। और हायर एजुकेशन के लिए लड़की 18 साल की होने या 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद अकाउंट में जो बैलेंस है ना उसका 50% तक निकाल सकती है, जो लमसम या इंस्टॉलमेंट में भी आप निकाल सकते हो, यानी कि साल में एक बार निकाल लिया 5 साल तक, ऐसा कर सकते हो। और अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या कोई लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी हो तो अकाउंट प्री मेच्योरली क्लोज हो सकता है, लेकिन ये अकाउंट खुलने के पहले 5 सालों में नहीं हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, यही बात यहाँ बताई हुई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। आज इतना ही था। अब इसके बाद है हमारे पास प्लेसेस इन न्यूज़ एंड पर्सनैलिटी इन न्यूज़। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप लोगों को एक रीडिंग देनी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। समझ में नहीं आता है तो बताना मेरे को। और बाकी आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट सैटरडे नहीं, इस सैटरडे तक का टाइम है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ पर आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो यूपीएससी के प्री एंड मेंस दोनों का ही। उसको आप लोगों को पढ़ना है सैटरडे तक। संडे को हम लोग मीटिंग रखेंगे, इसी संडे को, और मैं बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।